बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, निज़ाम के तसलसल पे बात हो रही है। हकूमती हल्के मुसलसल ये बातें कर रहे हैं कि ये तसलसल के साथ निज़ाम चलेगा, यही निज़ाम चलेगा। पाकिस्तान के कितने फ़ायदे में है निज़ाम का तसलसल, इस पर आज डिबेट करेंगे। PTI की जानिब से 2 अपोजिशन लीडर नामजद किए गए। इमरान खान साहब ने जेल में बुलाकर खुद हदायत दी। इन 2 अपोजिशन लीडर्स को अभी तक सियासी कमेटी के किसी फैसले की इंडोर्समेंट हासिल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? PTI के अंदर इख्तलाफात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। एक पंजाब ग्रुप है, एक खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप है। शेख वक्कास अकरम, जुनेद अकबर की PAC के परफॉर्मेंस पे तनकीद करते नजर आते हैं। मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा अलीमा खान साहिबा को आड़े हाथों लेती हैं। आतिफ खान साहब जो हैं हामिद रज़ा की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हैं। तो PTI के अपने अंदर इतनी जो डिवीज़न है, इसको ओवरकम करने के लिए पार्टी क्या करेगी? अपनी डिमांड, जाहिर बात है ऐसे मौके पर हुकूमत से मनवाना एक और मुश्किल टास्क है। दूसरी जानिब अदालती कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। नाज़रीन, जजेस जो हैं वो अवामी पैसों से भर्ती तो कर लिए गए, और उन जजेस के कारकर्दगी क्या है, कितना बैकलॉग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़ा वाज़ेह है। जब जजेस की तादाद नाज़रीन 16 थी, तब बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट का जो दरखास्तें की पेंडेंसी थी वो 52,000 53,000 थी, और जब जजेस की तादाद बढ़ा दी गई तो अब ये 57,000 पर आ गई है। कल नए अदालती साल का आगाज़ है। चीफ जस्टिस जो है वो एक मीटिंग भी करेंगे। तो ऐसे मौके पर सवालात उठ रहे हैं, इन सवालात के जवाबात भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर में सैलाब की सूरत हाल से आपको अपडेट करेंगे। सैलाब इस टाइम पंजाब का रुख किए हुए है, इसके बाद इसने सिंध जाना है। मुसलसल पंजाब में बारिशें हो रही हैं, कितना मजीद खतरा है ये भी आपको बताएंगे। हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने, पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। निज़ाम के तसलसल की बातें हो रही हैं और हुकूमती हल्कों की जानिब से ये बातें सामने आ रही हैं। आप क्या समझते हैं, इस तसलसल से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, तसलसल तो अभी तक देखे ना, हुकूमत की डेफिनेशन तसलसल की तो यही है ना कि इमरान खान की और जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी लड़ाई जारी रहे, और हमारा जरा जो दाव लगा हुआ है ये दाव लगा रहे। तसलसल यही है ना, और क्या तसलसल है? और क्या पाकिस्तान में कौन सी कोई 3 साल में बड़ी कोई रिफॉर्म्स हो गई हैं, इस्लाहात हो गई हैं कि जिस पे आप कहें कि बड़ा कोई ये कोई निज़ाम ऐसा चल रहा है कि जिससे बड़ा कोई पाकिस्तान को फायदा हो रहा है? सिंपल बात है, पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं वो ही गवर्न कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। होता भी ऐसे ही है वैसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो वैक्यूम है इस वक्त, एक पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, या आप कह लें लोगों में और हुकूमत में, हुक्मरानों में जो फासला है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो 8 फरवरी को इसका एक इजहार हमने देखा था, और आज अगर आप देखें तो ये 8 फरवरी से ये जो एक जो हुक्मरानों के ऊपर जो नो कॉन्फिडेंस है वो 8 फरवरी से कहीं ज्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली उसके फासले को कम करने के लिए कोई एफर्ट की भी नहीं की गई, और उसकी सच्ची बात है कि जरूरत भी कोई इतनी महसूस नहीं की जा रही। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के जो हाथ पैर कांपते हैं वो इमरान खान साहब की मुसलसल बढ़ती हुई पब्लिसिटी से हाथ पैर कांपते हैं। नहीं, इमरान खान साहब ने जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि PTI में इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, जिसमें जो फ्लॉ है वो है भी ये कि अगर आप देखें कि इमरान खान के साथ तो पूरा पाकिस्तान खड़ा है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ना ही इसके लिए कोई जितनी कोई हमें समझिए कि कोई सर्वे की जरूरत है, ना ही किसी और चीज की जरूरत है। पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ खड़ा है। लेकिन जो इमरान खान को चाहिए वो ये था कि जो अपने जो इस वक्त हुक्मरान हैं या लोग हैं, उनको ये तसल्ली देने की थोड़ी ज़रूरत है, उनको ये बात करने की ज़रूरत है कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में आते हैं तो वो सलूक नहीं होगा जो कि इन लोगों ने PTI के साथ किया है, ताकि एक थोड़ा सारा एक रूम पैदा हो को बातचीत का। अनफॉर्चुनेटली उधर से उस तरह की जो सिचुएशन है वो पैदा नहीं हो पाई, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत रोल है, जिसमें एक जो सतही सियासत है PTI की उसका बहुत रोल है। और उसकी वजह से आई थिंक पाकिस्तान इज कॉट इन बिटवीन दो इंतहाओं के दरमियान। आप हम
जो पाकिस्तान के अवाम है वो फंस गए हैं लेकिन और आप समझ नहीं चौधरी आ रही साहब, आप कैसे बात निकलें। सही कर रहे हैं कि पीटीआई की जो सियासत है उसका एक बड़ा रोल है इसमें, लेकिन दूसरी साइड से भी आप ये कह सकते हैं कि मामलात स्टैंड स्टिल पे हैं। दूसरी साइड से भी कोई कोशिश नहीं हुई कि अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है इसको बेहतर कर लिया जाए, बैठ के बात की जाए। दूसरी साइड भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। मुझे जो लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, बट दूसरी साइड से जो भी एफर्ट है इस वक्त, कम से कम जो सोच हावी है वो ये है कि अगर हमने थोड़ी सी भी नरमी दिखाई तो इमरान खान इतने बड़े हो गए हैं कि वो फिर उस नरमी के उससे फायदा उठा के वो हमारे सारे जो इस वक्त समझिए कि जंजीरें हैं वो तोड़ लेंगे। और इमरान खान जो है वो उनको रोकने के लिए बड़ा जरूरी है कि आदमी जो है कोर्सिव जो एक हथियार है, एक जुल्म तशद्दुद और इसी के ऊपर मबनी जो एक पॉलिसी है वो 3 साल चली है, तो आगे भी यही कंटिन्यू करनी चाहिए। तो लेकिन ये सोच के इस सोच को कि तो फासले कम करने की जरूरत है, टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है, इसका इजहार हुआ नहीं हुक्मरानों की तरफ से, इसका बिल्कुल भी इजहार नहीं हुआ। लेकिन चौधरी साहब, 3 साल तक तो आपने ये डंडा पॉलिसी चला ली। आप समझते हैं कि अगले 3 साल, अगले 4 साल, 5 साल या 2 साल भी आप ये पॉलिसी कंटिन्यू रख सकेंगे? नंबर देखे ना, जो मैं हूँ आप हैं, हम लोग तो कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग करीब होते हैं या इन ओहदों के ऊपर, सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि इन ओहदों के ऊपर सिर्फ वो लोग मुलाकात करते हैं जिनके नाम टिक किए जाते हैं कि वो उनसे मुलाकात करें। सो उसके नतीजे में कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन वाले लोग तो देखें करीब भी नहीं जा सकते। लिहाजा वहां पे जो लोग जाते हैं वो तो यही बताते होंगे कि जी आपने तो कमाल ही कर दिया है, 3 साल में पाकिस्तान जो है वो तो सुपर पावर बन गया है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की मुट्ठी में है, हमने हिंदुस्तान को हमने शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लिहाजा क्या जरूरत है आपको पॉलिसी चेंज करने की। चूंकि मुझे एक बड़ा तवील अरसा हुकूमतों को बड़े करीब से देखने का मौका मिला है, तो रेस्ट श्योर कि मेरा यही तज्जिया है कि इस वक्त भी जो लोग होंगे उनको यही बताया जा रहा है। स्पेशली जो जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, ये एक बिल्कुल एक डेंजरस लोग हैं। अगर मैं कोई एडवाइस हुक्मरान लें तो मेरी पहली उनसे कोई दरख्वास्त ये होगी कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे, ये जो है बनी हुई है बिजनेस काउंसिल और FPCCI और ये जो सारे, इनसे अगर वो बिल्कुल ना मिलें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंटरेस्ट की बात होगी। ये लोग जाके एक ऐसी कहानियां सुनाते हैं और इस तरह से पागल बनाते हैं हुक्मरानों को कि उनको लगता है कि वाकई पता नहीं क्या हो गया है। सो अनफॉर्चुनेटली फार्मर उनको नहीं मिल सकता, कोई कारकुन सहाफी उनको नहीं मिल सकता। उनको सिर्फ मिलते हैं बड़े बड़े सेठ, उनको मिलते हैं जिनकी सब्सिडीज के इश्यूज हैं। वो वही बताते हैं कि जनाब कमाल हो गया है, और अगर आप जो सारे मामलात आप पे छोड़ दिए जाए ना फिर तो और ही कमाल हो जाएगा। चौधरी साहब, ये लाइन है हम हर एक की। ये बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि आपके हुकूमत के इर्द गिर्द जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे लोग हैं उनके इर्द गिर्द हमेशा खुशामदी मंडलाते हैं और उनकी खुशामद सुन सुन के वो हुकूमत करते रहते हैं जब तक वो वक्त नहीं आ जाता कि सर पर आन पड़ती है। आप समझते हैं कि इस सारे मामले के बाद भी हुकूमत के जो थोड़ी बहुत घबराहट है, बार बार ये बातें कर रही है कि नहीं नहीं निज़ाम यही चलेगा, तसलसल होगा, ये किस वजह से है? फिर क्या हुकूमत ये समझती है कि आइंदा आने वाले दिन उसके लिए मजीद बदतर होते जाएंगे, इस तरह का निज़ाम नहीं चलना? जितने भी खुशामदी खुशामद करते रहें उन्हें मालूम है ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये जो घबराहट है थोड़ी बहुत हमें नजर आ रही है हुकूमती हलकों में, ये किस वजह से है? अगर घबराहट तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई घबराहट है, क्योंकि उनको ये यकीन है और उसमें सब्सटेंस भी है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई खत्म होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और वहां से जिस किस्म की इस वक्त एक स्टैंड स्टिल पे हम हैं वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये कि नवाज शरीफ साहब हों, आसफ जरदारी हो, पीपल्स पार्टी, कोई लेगेसी की सोच तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं कि हमें किन लोगों नामों से याद किया जाएगा। इनका तो सिर्फ एक ही मकसद है ना कि हमने जिस तरह से 40-50 साल पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर याशी की है, अब हमारे बच्चे जो हैं वो उसकी हमारी जगह ले लें। इससे बड़ी तो कोई ख्वाहिश है नहीं। या तो हो ना कि कोई आपको बड़े लीडर हो
कि आपने सोचना हो कि ये मुल्क में हमने क्या अपनी सोच छोड़ के क्या जाना है, लोगों की जो नेशन है उसकी क्या अहमियत है। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सुना ही नहीं होगा कभी आपने कि कभी जो हमारे लीडरशिप है उसने इस तरह की कभी कोई बात की हो। और सवाए इसके कि उनके बच्चे जो हैं वो मजीद अमीर हो जाएं। अब मुझे नहीं पता कितना पैसा चाहिए होता है आपको जिंदगी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सोच जो है वो इतनी ही है और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। द आइडियल सिचुएशन ये है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट लड़ते रहें और ये जो पॉलिटिकल क्लास है जिसको इस सिस्टम में हिस्सा मिला हुआ है इस लड़ाई की वजह से, वो कंटिन्यू करे। अच्छा, जो ओपोजिशन लीडर नामजद किए थे इमरान खान साहब ने, महमूद खान अचकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि ये दोनों ओपोजिशन लीडर बना दिए जाएंगे? क्या रुकावट है? मेरे मेरे नजर में तो इस वक्त तक तो जो पीटीआई की लीडर्स पॉलिटिकल कमेटी है उसका मौकफ दुरुस्त है कि आप अगर पेशावर हाई कोर्ट से में आपने पिटीशन फाइल की हुई है, वहां से स्टे मिला हुआ है, तो अभी तो आप उनको नॉमिनेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप उनको नॉमिनेट करेंगे, एंड यू बीइंग योरसेल्फ अ वेरी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, आपको मालूम है कि जब वो कॉज ही खत्म हो जाएगा तो रिट ही इनफ्रुक्शस हो जाएगी। तो वो चूंकि स्टे मिला हुआ है तो वो तो अभी तो बना नहीं सकते। अल्टीमेटली तो अल्टीमेटली तो देखिए ना, पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी बड़ी ये एक इमरान खान का अदम एतमाद है अपने लोगों के ऊपर। और वो ये समझते हैं कि ये लोग उनका कद भी नहीं है और वो ये चला भी नहीं सकते। इसकी वजह से उन्होंने कोलिशन पार्टनर्स से जो लोग हैं उनको बना दिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट में भी और यहाँ पे भी, जो उसके फिर अपने मसाइल हैं। क्योंकि मेरी नज़र के अंदर पाकिस्तान की इस तरह की जो मेन स्ट्रीम पोजिशंस हैं वो किसी सेक्रेटेरियन पार्टी या किसी अल्ट्रा नेशनलिस्ट के पास नहीं जानी चाहिए, और इसका बहुत नुकसान हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये भी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उसमें बैठे अकाबरीन ये नहीं सोच रहे कि अगर आप पीटीआई को या इवन नून लीग और पीपल्स पार्टी को कमजोर करते हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में फिरका वारियत पे मबनी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं वो ताकत पकड़ते हैं, ले, और पीटीआई को कमजोर करने का ये बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन चौधरी साहब, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इमरान खान साहब की बात पर अमल नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब ने जो इलेक्शंस का कहा था, बाई इलेक्शंस का, वो फिर अपनी बात मनवाई। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस में हम हिस्सा नहीं लेंगे चाहे जो भी हो जाए। और फिर अब जो अपोजिशन लीडर नामजद किए, आप समझते हैं कि अगली किसी मुलाकात में इमरान खान साहब कहें कि नहीं, अगर वहां पे इंफ्रक्चर्स होते हैं, इंफ्रक्चर्स होने दें, मैंने जिन्हें नॉमिनेट किया है वही आएंगे? अब उनकी नॉमिनेशन के बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्या सिस्टम को अल्लामा राजा नासिर अब्बास या फिर जो अचकजई साहब हैं ये मंजूर होंगे, ये काबिल कबूल होंगे? वेल, अगर सिस्टम ने सारी तरीके इंसाफ को बाहर कर देना है, पहले लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने देने, इलेक्शन लड़ ले तो फिर रिजल्ट बदल जाते हैं, और रिजल्ट बदलने के बाद भी जो चार लोग बैठ के उनको जबरदस्ती डिस्क्वालीफाई करना है, तो फिर आप मुझे बताएं ना क्या होगा। फिर यही होगा जो हो रहा है। पर्सनली अगर आप मेरी ओपिनियन पूछे तो मुझे तो खुद बड़ी जो है वो इस पे तकलीफ है कि पीटीआई जैसी बड़ी पार्टी जो है वो इस तरह से सेक्रेटेरियन या अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो लीडरशिप है उसके उसकी झोली में डाल दी जाए। मैं तो एक फेडरलिस्ट हूँ और मैं तो एक नेशनलिस्ट हूँ, तो मेरी तो जो इशू है वो पाकिस्तान मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप इतनी बड़ी पार्टी को इस तरह से सलूक करेंगे तो और फिर क्या होगा, वही नतीजा होगा जो अभी निकला है। लेकिन मुझे लगता है यही है कि इमरान खान भी कहेंगे कि आप कोर्ट का इंतजार करें। ठीक, एक प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फवाद हमारे साथ ही रहेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे पीटीआई के हवाले से, लेकिन सैलाब की सूरत हाल जो कि इस टाइम बनी हुई है, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से रिलीफ का काम कर रही हैं, हमने ये देखा कि मिठाइयों के डब्बे पर भी मरियम नवाज साहिबा की फ़ोटो लगी हुई है। जो भी रिलीफ वर्क हो रहा है उसका भरपूर क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी साहब से जानते हैं, क्या इस तरह के इकदाम करना ठीक है? आप रिलीफ गुड्स का काम करें, आप पंजाब की हुकूमत हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोगों को सहूलियात दें, लेकिन जो तशहीरी मुहिम की जा रही है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो चूंकि नैरेटिव
कब आदमी हों और हम लोग जो हैं वो दलील के लोग हैं। मरियम नवाज का जो राइज था पावर में, जिस तरीके से उन्होंने बहुत दलेराना जदोजहद की अपने वालिद की सियासत को बचाने के लिए, उन्होंने बहुत दलेराना सियासत की अपने वालिद को एक दोबारा वापस लाने के लिए हुकूमत में। अपनी पार्टी में उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी शनाख्त जो है वो बनाई। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उनका कौन अब एडवाइजर है जब से वो इक़्तिदार में आई हैं। आई पहली बात तो ये है कि आई विश कि वो अपने आप को इस इतने जाली इलेक्शनों के ज़रिए ना लाती, क्योंकि उन्होंने अपना बड़ा नाम बना लिया था अपोज़िशन में, उन्होंने बड़ी दिलेराना अपोज़िशन की थी। लेकिन जब उन्होंने आ गई उसके बाद उन्होंने जो उनको एडवर्टाइज़मेंट का जो भी उनका मुशीर हैं, उनको वो मेरी नज़र में वो या तो बहुत आउटडेटेड है और उनको ये इल्म ही नहीं है कि जो इश्तिहारी मुहिम है उसका मकसद क्या होता है और आप ये इतना जब पैसा खर्च करते हैं उसका आउटकम क्या होना चाहिए। मरियम नवाज ने जो अभी अपनी हुकूमत की है और जो इश्तिहारी मुहिम जिस किस्म की चलाई है, उन्होंने अपनी तमाम जदोजहद, जो मैं फिर बता कहना चाहता हूँ, एडमिट करना चाहता हूँ कि बड़ी दिलेराना जदोजहद थी, उसके ऊपर पानी फेर दी। और वो आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उनकी हैसियत बिलावल भुट्टो से भी नीचे हो गई है। यानी जो जिस किस्म की चीप पब्लिसिटी उनकी हुकूमत कर रही है, जिस कदर ज़्यादा पैसा उस पे खर्च किया गया, ना सिर्फ ये कि उसका कोई रिजल्ट बरामद नहीं हो रहा, बल्कि वो उसके नतीजे में उनका जो जो तमाम पहले अर्निंग थी, पॉलिटिकल अर्निंग थी, वो भी तबाह तबाह बर्बाद हो गई है। सो उनका एक हैरानकुन जो है एडवाइजरी सिस्टम, जो भी उनको बता रहा है। और आई डोंट नो कि वो ना तो उनको गवर्नेंस का आइडिया है। सब जानते हैं पंजाब में हुकूमत चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब जिस तरीके से पुराने ब्यूरोक्रेसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है उनसे गर्द साफ करके मरियम बीबी को बता देते हैं कि ये हमने ये कर लिया है। कोई ना रिफॉर्म हुआ, उल्टा पुलिस तबाह आपने कर दी। 500 लोग कत्ल हो गए हैं आपके सीसीडी में पिछले 4-5 महीनों में। मुझे आप बताइए ये मुल्क है या जंगल है? आप आपने आप यहाँ आप कह पे रहे हैं कि पंजाब हुकूमत सिर्फ चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का अपना पॉलिटिकल एक्यूमेंट, चीफ मिनिस्टर की अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कहीं स्टैंड नहीं करती। लेकिन अनलाइक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो कि नीचे से ऊपर गए हैं, उन्होंने मतलब नवाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो काउंसलर से शुरू की, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिक्स लाहौर चैम्बर से शुरू की। उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है मरियम के पास जो कि उनके चचा या वालिद के पास था। और फिर जो टीम उन्होंने बनाई नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने बहुत आउटडेटेड टीम बना के दी है मरियम बीबी को। सो उनके पास कोई ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, जिसके नतीजे में जो पब्लिसिटी वगैरह उन्होंने करके और ये चीजें करके उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। अपनी इस मैं समझता हूँ एज ए सीएम टेन्योर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और अब दैट्स व्हाई बिलावल और मरियम नाउ स्टैंड्स नोवेयर इन द फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अगर अलीमा खान साहिबा की बात की जाए, जिस तरह से अलीमा खान साहिबा पे कहा जा रहा है कि उनको एक लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई के अगले मामलात वो देखेंगे, इस पे जंग में कॉलम भी लिखा गया। डू यू थिंक ऐसा ही मामला है? हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने कॉलम लिखा है और मैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब को भी वैसे मैं ये कहता रहता हूँ मजाक में, मेरे उनसे बड़ा ताल्लुक है कि आपके पूरे कबीले में, आपके पूरे खानदान में एक ही आदमी पैदा हुआ है जो ये लीडरशिप कर सकता है और उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। बाकी इन पूरे खानदान के अंदर, पूरे खानदान को छोड़ दें, पूरे और न्याजियों में ही कोई और आदमी नहीं है जो कि इस तरह की पॉलिटिक्स को लीड कर सके या करा सके। इमरान खान है, उसकी रिप्लेसमेंट मुमकिन नहीं है और कोई भी उनको रिप्लेस जो है वो नहीं कर सकेगा। रीमा बीबी ने जो जिस तरह वो खड़ी हुई हैं, जिस तरह वो बात करती हैं, डेफिनेटली उन्होंने जो है वो बहुत उन्होंने अपना कद ऊंचा किया है। लेकिन इसके बावजूद उनकी भी जो इस वक्त देखे ना, उनकी उनके पास वो पॉलिटिशियन तो नहीं है। वो कहती भी यही है कि मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी है वो इतनी फ्लॉड है कि वो उसके नतीजे में इमरान खान को अभी तक कोई फायदा नहीं हो सका।
और इमरान खान तो इमरान खान है, ये तो लोग उनका मुकाबला नहीं कर सके। मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है अलीमा खान साहब साहिबा पे इल्ज़ाम भी लगाती हैं और वो कहती हैं जैसे आपने अपने बच्चे रिहा कराए हैं इसी तरह इमरान खान साहब को भी रिहा करा दें, कैसे आपकी एप्लीकेशन एक दिन में लग गई। फिर हम देखते हैं कि जुनेद अकबर साहब जो हैं और शेख वकास के दरमियान भी एक झगड़ा है। शेख वकास कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी कैसी है पीएसी में, उस पर सवालात उठाते हैं। तो ये अंदर की डिविजन्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं तो सियासी जमातों में डिवीजन तो रहती हैं। शेख वकास पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनना चाहते थे, वो जुनैद अकबर ने जो है उनको आउट क्लास कर दिया, वो बन गए। फिर जाहिर है कि वो पेशावर में बैठे हुए हैं, वो उनके ऊपर इल्जामात भी हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसे भी बना रहे हैं। बाकी लोग जो हैं उनके ऊपर जाहिर है जेलस भी हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के वो करीब हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये पार्टी के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो तो रहेगी। और जब ऑर्गेनाइजेशन ना हो, जब जो मेन जो न्यूक्लियस है पार्टी का वो जेल में है, जब तक वो बाहर नहीं आते, तो ये पार्टी के अंदर रिपल्स तो रहेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अली अमीन साहब की जो सियासत है इस पर अब कारकुनान खुद सवालात उठा रहे हैं और अली अमीन साहब पहली दफ़ा नहीं है जो डिस्कस हो रहे हो, इससे कबल डिस्कस होते रहे हैं, लेकिन इस कारकर्दगी के बावजूद वो हमेशा सरवाइव कर जाते हैं। क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है उनके पास? नहीं, सरवाइव की डेफिनेशन डिफरेंट है। मतलब बेसिकली तो देखें ना, अली अमीन के पास तो बहुत मौका था। जिस तरह से इमरान खान ने उनको ट्रस्ट किया था, वो चीफ मिनिस्टर बने थे खैबर पख्तूनख्वा के। एक्चुअली तो उन्हें पूरी पार्टी को लीड करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, वो डेरा इस्माइल खान की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ सके। और उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की कि पार्टी के मामलात को वो आगे बढ़ाएं, लेके चलें। और फिर उन्होंने जो शेख वकास जैसे एडवाइजर्स उनको मिल गए, जिसके नतीजे में उनका फोकस ही सिर्फ जो है वो अ, और मामलात के ऊपर रहा। इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों ने वोट दिए थे, इमरान खान की रिहाई के लिए वो चीफ मिनिस्टर बने थे। और अब तासुर ये आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा का और अली अमीन गंडापुर का, कि वो हर वो काम करना चाहते हैं सवाए इमरान खान की रिहाई के। और उसकी वजह से उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो काफ़ी डाउन हुई है और मज़ीद होगी आगे चल के। फवाद चौधरी साहब, नए अदालती साल का आगाज़ भी है, फिर हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं वो अपने खतूत के ज़रिए दोबारा से सर उठा रहे हैं। डू यू थिंक कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई अपसेट एक्सपेक्टेड है? ये जो जजेस एकदम से लिखना शुरू हो गए हैं, क्या वजूहात हैं? कोई वजूहत नहीं है। इशू ये है कि जजेस तो देखिए, ये जो जजेस हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये इन्होंने तो गुज़श्ता 3 साल में ही कोशिश की है अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने की, जुडिशरी का कुछ थोड़ा बहुत वज़न रखने की, बनाने की। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट तबका था, यानी लॉयर्स जिन्होंने इनको सपोर्ट करना था, वहाँ पे पीटीआई और जो जमहूरियत की बात करने वाले लोग, वो बुरी तरह नाकाम हुए। और अनफॉर्चुनेटली जो बार एसोसिएशन है वो खड़ी नहीं हुई जजेस के साथ। जजेस का खड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं था, बार एसोसिएशन का खड़ा होना इंपॉर्टेंट था, मीडिया की तंजीमों का खड़ा होना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो इतनी कमज़ोर साबित हुई कि वो जो जमहूरियत पसंद जजेस थे उनका साथ ही नहीं दे सकी, और जिसके नतीजे में वो अकेले हो। तो इसलिए वो अकेले तो ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। लिहाजा इस ये तो ऐसे ही एक समझिए कि जंग के बाद याद आने वाला मौका है। इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जनरल फायज़ के हवाले से हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि वो अपने दौर में भत्ता लेते थे और एक मौजूदा मिनिस्टर भी हैं ऐसे कि जिनके सामने ये बात हुई, और मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि जब वो DGISI थे हम उन्हें लाखों नहीं अरबों रुपए भत्ता देते थे। पाकिस्तान में जब लोग रिटायर हो जाते हैं या मुश्किल में होते हैं, तो ये पाकिस्तान में रवाज है। जिस तरह मैंने आपसे पहले बात कही ना, कि खुशामद करने वाले लोग जो हैं वो जाके फिर बताना शुरू करते हैं कि आपके बगैर मुल्क कैसे चलेगा। उसी तरह से अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो ये दिस इज अनदर एक्चुअली फ्लैटरी ऑफ प्रेजेंट रिजीम, कि आप इनके सामने बातें करें कि ये वो ये करते थे, वो करते थे, और ऐसे ही लोग खुश हो जाएं। आई डोंट थिंक सो कि जब कोई बंदा चला जाए उसके बारे में आप इस तरह की बातें जो है वो करें। अगर
लेते थे, करते थे, तो जब वो थे ताकत में तो उस वक़्त ये बातें करनी चाहिए थी। अब तो बड़ा बुरा लगता है अगर वैसे वो लेते भी थे या नहीं, क्योंकि आपका दौर भी था उस टाइम, आप भी हुकूमत में थे। ये तो ऐसे बातें हैं ना, अब क्या हमसे तो कभी नहीं माँगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ। नाज़रीन, सैलाब की सूरत हाल पे बात करेंगे, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करें। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब से इस टाइम सैलाबी रेला गुजर रहा है, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आप हैं। गुजरात की बात की जाए, मुल्तान की, चिन्योट की, कमालिया की, यहाँ पे अमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं। जो देहात ज़ेरे आप भाई हैं, जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करनी पड़ रही है, वो किन मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमने तीनों शहरों से अपने नुमाइंदे लिए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलजेब आकाश साहब मुल्तान से, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सयाल साहब चिन्योट से, और हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद जावेद भट्टी साहब कमालिया से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू दिलजेब आकाश साहब, मुल्तान की इस टाइम क्या सूरत हाल है? एक बड़ा सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, हमें बताया ये जा रहा है कि जिस हद तक तबाही मचाई है सैलाबी रेले ने, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुल्तान की इस टाइम? जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान से हेड मोहम्मद वाला से एक बड़ा सैलाबी रेला जो है इस वक्त गुजर रहा है। और गेज के हवाले से बात की जाए तो जो गेज कम होती नज़र आ रही थी, इस वक्त जो है उस गेज में इजाफा होता नज़र आ रहा है। 412 पॉइंट्स जो है वो गेज रिकॉर्ड की गई थी, जो है उसने इजाफा होना शुरू हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि हर त्रीमू के मुकाम से एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो मुल्तान की जानिब जो है वो रवां दवा है। और इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 36 घंटे जो हैं वो काफ़ी अहम तरीन बताए जा रहे हैं। दूसरी अगर बात की जाए सैलाबी इलाकों की, तो मुल्तान के 140 से ज़्यादा जो इलाके हैं, दरियाई इलाके, वो इस वक्त इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जो इंतज़ामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि जो इस वक्त तबाहकारियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, जिनसे ख़ास तौर पर बात की जो जानवर जो हैं उनके वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इंसानों को तो खुराक मुहैया की जा रही है और मिल भी रही है, लेकिन जो जानवर हैं इस वक्त वो चारे से जो है वो काफ़ी परेशान। बढ़ेंगे आबिद सयाल की जानिब, जो कि इस टाइम चिन्योट में मौजूद हैं। चिन्योट में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप सैलाब के हवाले से, आबिद साहब? जी बिल्कुल, इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे अक्कब में दरिया चनाब 91,000 क्यूसेक जो है वो पानी क्रॉस कर रहा है चिन्योट पुल से। और अगर सामान की बात की जाए तो सामान रसद जो है वो मुख्तलिफ देहात में बाई रोड्स भी पहुंचाया गया है, और कई जगह पर आर्मी के हेलीकॉप्टर से भी मदद लेकर सामान रसद पहुंचाया गया है। दूर दराज कई इलाके ऐसे थे जहां पे सामान नहीं पहुंच सका था, वहां पे आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए उस सामान को, खाना, राशन, अद्वियात, वो पहुंचाई गई हैं। तकरीबन 150 के करीब मौजाद जो चिन्योट के हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे, जिसकी वजह से लोगों का जो है मेयार ज़िंदगी वो इंतहाई डिस्टर्ब हुआ। और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये इतना जल्दी मामलात सेटल होने, दूर दराज नशेबी इलाके जो पानी से इस वक्त भी बिल्कुल भरे पड़े हैं, वहाँ पे इस वक्त भी सूरत हाल जो इंतहाई मखदूश है। बिजली के बिल्स के हवाले से बात की जाए तो हमारी वापडा हुकाम और एक्सियन से भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि घरेलू बिल जो है वो तो गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, और जो ट्यूबवेल्स के बिल हैं वो हम एवरेज चार्ज करेंगे। वहाँ पे मौका पर एट द स्पॉट जाके इसको रीडिंग करना भी पॉसिबल नहीं, उसको हम लास्ट यूनिट्स के हिसाब से उसका एवरेज चार्ज करेंगे, और घरेलू जो बिजली के बिल हैं उसमें रिलीफ दिया जा रहा है। मोहम्मद जावेद भट्टी साहब इस टाइम कमालिया में मौजूद हैं। कमालिया में सैलाब ने किस हद तक मुतासर किया है लोगों को वहाँ पे? भट्टी साहब, आप क्या देख रहे हैं, इर्द गिर्द के लोगों के पास इमदादी सामान पहुँच रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त कमालिया दरिया रावी में मल फतियाना के मकाम पर इस वक्त 1,20,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला और गुजरता हुआ कमालिया से दरियाए रावी में बहता हुआ इलाका भर में तबाही मचाता हुआ हेड से धनाई की जानिब दनदनाता हुआ जा रहा है। दूसरी जानिब जो मुतलका इदारे हैं, सरकारी जो इतलात है उसके मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मल फतियाना के मकाम से तकरीबन 1,50,000 क्यूसेक पानी का एक बड़ा रेला जो गुजरने के जो खदशात हैं, जो इम्कानात बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इलाका भर में तकरीबन जो 41 के करीब जो चकूक हैं, नशेबी आबादियाँ हैं, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाका भर में जो लोग हैं वो इंतहाई जहनी परेशानी के साथ साथ इंतहाई जो है वो नुकसानात का सामना कर रहे हैं। सैलाब की वजह से जहाँ कमालिया और पीरमल दोनों तहसीलें जो है वो इस वक्त वो अलर्ट्स पर हैं। दोनों तहसीलों में जहाँ सैलाबी रेले ने तबाही मचा रखी है, तो कमालिया के हवाले से अगर बात की जाए तो कमालिया के इस वक्त जो सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक छोटी बड़ी जो बस्तियां हैं उनमें से तकरीबन 41 के करीब जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं।
दिलजेब साहब, मुल्तान में अगर इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो किस हद तक इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और साथ ये भी बताएं कि बिजली की वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि जाहिर बात है कि सैलाब की वजह से एक निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है, दरम बरम होकर रह गया। तो अभी राइट नाउ आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किन मुश्किलात से वहाँ के शहरी गुजर रहे हैं? अगर बात की जाए तो इमदादी सामान जो है वो भी पहुँचाया जा रहा है। जो इलाका मकीन थे, जो ज़िम्मेदार थे, उन्होंने अपने डेरे जो हैं वो उनके लिए खोल दिए हैं और डेरों में भी जो है लोगों को रखा जा रहा है। अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है बताया जा रहा है कि जो खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर भी जो लोगों को लाया गया है वहाँ पर भी उन्हें खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। रिहाइश की चीज़ें जो हैं वो उन्हें दी जा रही हैं। इस दफ़ा जो है इंतज़ामिया की जानिब से वाशरूम जो है पोर्टेबल वो बनाए गए हैं जहाँ पर उन्हें जो है वो उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी अगर बात की जाए तो अद्वियात जो हैं वो उन तक पहुँचाई जा रही हैं, और देहाती इलाकों में जो देहात के रहने वाले हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है डेरों में इस वक्त रिहाइश पजीर है, और जो डेरों के मालकान हैं उनकी तरफ से उन्हें जो है 3 टाइम का खाना और रिहाइश प्रोवाइड की जा रही है। और उसके साथ साथ बताता चलो मैं आपको, जो बिजली की फरहमी है वो इस वक्त पूरे इलाके में जो है वो मुअत्तल है, क्योंकि जो बिजली के पोल थे वो गिर चुके थे और बिजली जो थी वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दी गई थी, और ताकि कोई हादसा पेश ना आ सके। इस वजह से जो बिजली थी वो मुकम्मल तौर पर जो इलाकों में बंद कर दी गई थी। उसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि जो फ्लड के इलाके हैं वहाँ से जो दीगर तंजीमें हैं वो भी इस वक्त नज़र आ रही हैं, काफ़ी काम करते हुए फ़लाई अदारे हैं वो इस वक्त मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। लोगों को महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो लोगों की जानिब से बताया जा रहा है कि मज़ीद भी अभी जो है गाँव में लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकालने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है। मुल्तान में इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल दिन ब दिन जो है बिगड़ती जा रही है। पीछे से आने वाला जो 5,43,000 का जो सैलाबी रेला है वह हर तरीमों से कर रहा है, और मुल्तान की इंतज़ामिया की जानिब से बार बार लोगों को, जो लोग अभी तक अपने घर छोड़ने पर आमादा नहीं है, उनको राज़ी किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है, मिन्नतें समाजत की जा रही हैं कि अपने घरों को छोड़ें, महफूज मुकामात तक पहुँचें, ताकि जो ये तबाहकारियाँ हैं इनसे मज़ीद बचा जा सके। जी आबिद साहब, चिन्योट के इर्द गिर्द अगर देहातों की बात की जाए तो देहात कितने ज़ेरे आब हैं? वहाँ से लोग जो नकल मकानी कर रहे हैं इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं? पनाह की बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पर टेंट्स वगैरह के जरिए जो खैमे प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पे लोगों को रखा गया है। कई ऐसे जो बंद हैं वहाँ पे, जो ऊंची जगह है वहाँ पे उनको लोगों को रखा गया है। सरकारी अमला, गैर सरकारी अमला और एनजीओज ने भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किया होता उन लोगों को ठहराने के लिए। जी, इस वक्त भी बारिश बहुत शदीद हो रही है। मेरे अकब में आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि दरिया का जो है पानी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ है, और ये निशेबी इलाके देखें कि ये इस वक्त भी जो है वो पानी से भरे पड़े हैं। इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर वहाँ पे आना जाना आवाम को वो सहूलियात मैसर नहीं है। कई जगह पे रोड्स जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये तो मेरा ख्याल में कि कई माह लगे कि शायद वो रोड ठीक होने में, जहाँ पे सैलाब की वजह से वो रोड जो है टूट फूट का शिकार हो गए हैं। जी जावेद भट्टी साहब, क्या इमदादी सामान रोशन जिस तरह से पंजाब हुकूमत कह रही है वो लोगों तक सही तरह पहुंच रहा है? खाने पीने की अशिया खुर्दोनोश उनके पास मौजूद हैं चीज़ें? और इसके साथ आप क्या देख रहे हैं कि जाहिर बात है एक सैलाबी रेले के बायस जो है चौपाए जो जानवर हैं वो बड़े, उनको नुकसान उठाना पड़ा है, ज़मींदारों की फसलें भी तबाह हुई हैं, इस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी सतह पर, जहां सैलाब की सूरत हाल से पहले ही जो मकामी इंतज़ामिया की जानिब से जो दरिया रावी के किनारे कमालिया के जो नशेबी इलाका जाते वहाँ के लोगों को पहले ही अलर्ट्स जारी कर दी गई थी। लेकिन सैलाबी सूरत हाल में जब आवाम को, यहाँ के मकामी लोग जब मुतासर हुए तो मकामी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक होने के साथ साथ उन्होंने भरपूर तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी अपनी खिदमत जो सर अंजाम दी। तो दूसरी जानिब इस वक्त जहां लोगों को रेस्क्यू किया गया, उसके साथ साथ उनके माल मवेशी को भी रेस्क्यू किया गया, जिसकी वजह से जो इस वक्त जो सूरत हाल है, हंगामी हालात से निपटने के लिए मकामी इंतज़ामिया जो है उन्होंने मकामी लोगों के लिए आर्जी जो रिहाइश गाहें, आर्जी खैमा बस्तियाँ लगाई। तो दूसरी जानिब उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी उन्होंने मुकम्मल किया, और जो उनके माल मवेशी थे उनके लिए चारे का इंतज़ाम भी किया गया। जो मवेशियों का मुआयना भी किया जा रहा है, वैक्सीनेशन भी की जा रही है, और जो सैलाब मुतासिर उन लोगों को तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। सैलाब की वजह से जहाँ ज़रई जो फसलें हैं, जो ज़रई अराजी है वो ज़ेर आब आई है, तो दूसरी जानिब जब नशेबी आबादियों में सैलाबी पानी जैसे ही उन आबादियों तक पहुँचा वो इलाके ज़ेर आब आए, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो इस तमाम सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो मकामी और ज़िले इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी जो मुतासिर सैलाब मुतासिर उनको आर्जी पनाह गाहें जो फराहम की गई,
और जिसमें तकरीबन इस वक्त जो आदाद-ओ-शुमार है 2442 के करीब जो मर्द, ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो इन खैमा बस्तियों में इस वक्त क़याम पज़ीर हैं और उनको जो मकामी इदारों की जानिब से जहाँ सहूलियात की फ़राहमी के लिए काम किया जा रहा है तो दूसरी जानिब जो यहाँ के मुखय्यर हजरात इलाका भर से जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं और बाकी जो लोग हैं जो फ़रफ़ाई तंजीमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो इंसानी हमदर्दी के नाते वो लोग इस वक्त सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में पेश हैं। नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो सूरत हाल बनी हुई आपने मुलायजा की। बताया जा रहा है सैलाबी रेला अब सिंध में दाखिल होगा। कराची और हैदराबाद के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब के अभी तक मुख्तलिफ इलाके जो ज़ेरे आब हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू 1122 जो है भरपूर वहाँ पे काविशें कर रही है। अलखिदमत फाउंडेशन का भी नाम आ रहा है कि भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ कर वो मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब हुकूमत पर सवालात ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पे जो रिलीफ कैंप हैं उनके ज़रिए लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा सके, लोगों की किसी तरह से दाद रसी की जा सके। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है कि दोबारा भारत की जानिब से पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी जो है दोबारा से मुख्तलिफ इलाकों को ज़ेरे आब करेगा और इसके लिए क्या जो है इक़दामात उठाए हैं इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।